वह एक छोटा सा गांव था और गांव वाले अपने अपने काम करके खुशी से रहते थे। दुर्भाग्य से एक दिन उस गांव में बाढ़ आ गई और पूरा गांव बर्बाद हो गया। पेट भरने के लिए भोजन नहीं था और हर कोई भूख से तड़प रहा था। सभी बचे हुए परिवार और उनके बच्चे भूख से मर रहे थे। उसी गांव में शारदा और उसकी बेटी बेबी भी रहते थे। माँ, मुझे भूख लगी है। भूख के मारे मेरा पेट दुख रहा है और प्यास से गला सूख रहा है। इस तरह वो बहुत रोती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? पानी प्रदूषित है और खाने के लिए कुछ नहीं बचा। हमें इस मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता दिखाइए। प्रार्थना करती हूँ आपसे। यहां तक कि उनके सिर पर छत भी नहीं थी। सभी एक कोने में बैठे ठिठुर रहे थे। इस बात की खबर पड़ोसी गांव की मुखिया सीता अक्का को मिली। उन्होंने अपने गांव के लोगों से बात की। देखो, हमारे पड़ोसी गांव में बाढ़ से बहुत नुकसान हुआ है और उनके पास भोजन, कपड़े कुछ भी नहीं है। घर सारे टूट चुके हैं। इस आपदा में आप सभी कृपया पैसा, चावल जो भी दान कर सकते हैं करें। हमें उनकी आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। सभी अपने अपने घरों से कपड़े और जरूरी चीजें लेकर आते हैं और बड़े बड़े बर्तनों में भोजन तैयार करते हैं और उसे उस गांव में ले जाते हैं। वहां सभी लोग बड़ी आशा के साथ मदद का इंतजार कर रहे थे। कई दिनों से भूखे वे जब भोजन को देखते हैं तो भर पेट खाते हैं। शारदा और बेबी भी वहां जाती हैं। आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने 6 दिन से कुछ भी नहीं दिया है खाने को। उसकी बुरी हालत देखकर सीता अक्का को बहुत बुरा लगता है। भगवान आपका भला करे। आप मजबूरों की मदद कर रही हैं। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं। हम अपना गांव भी नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ने की सोचे भी तो कहां और कैसे जाएं कुछ पता नहीं। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। वो जोर से रोने लगी। बाकी सभी लोग भी यही बताकर रोते हैं। सीता अक्का उनकी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। उसने साथ लाई सभी चीजें उनके बीच बांट दी। उन सबको कुछ हद तक राहत मिलती है। मैं सरकार के साथ बात करूंगी और आप सभी के लिए मकान बनवाऊंगी। मैं दोनों गांवों को मिलाने के लिए भी कहूंगी। वो वादा करती है और वे सभी खुश महसूस करते हैं। सीता अक्का अपने वादे के मुताबिक एक उच्च अधिकारी के पास जाती है। वो उच्च अधिकारी, सीता अक्का, देखिए, सभी लोगों के लिए घर बनाने में बहुत समय लगेगा और 2 गांवों को जोड़ना संभव नहीं है। इसीलिए आप तशरीफ ले जा सकती हैं। बताने के लिए शुक्रिया। साहब, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? कृपया वहां की जनता की स्थिति को देखिए। उनके पास ना खाने को है, ना पहनने को। यहाँ तक कि उनके घर भी टूट चुके हैं। अगर आप खुद ऐसी स्थिति में हो और मदद ना मिले, क्या आप मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ा रही हैं? ये संभव नहीं है। वो उदास हो घर लौट जाती है और सोचने लगती है, लोग सरकार को अपनी सेवा के लिए चुनते हैं, लेकिन सरकार ऐसे मुश्किल वक्त में मुंह मोड़ लेती है। उच्च अधिकारियों ने बहुत बेरहमी से बात की। अगर वो खुद जाकर उनकी स्थिति देखते तो इस तरह बात नहीं करते। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। वो बहुत दुखी महसूस करती है। क्योंकि वो अपना वादा नहीं निभा पाती, वो अपने गांव की जनता के साथ बात करती है। आप सभी ने उस गांव के लोगों की मदद की है, लेकिन वे अभी भी बिना घरों के हैं। इसके लिए हमें उनकी मदद करनी होगी और मैं दोनों गांवों को मिलाने की योजना भी बना रही हूँ। मुझे आपका साथ चाहिए। वे सभी लोग थोड़ी देर के लिए आपस में बात करते हैं। वे सभी अपने पड़ोसी गांव की जनता के लिए दया महसूस करते हैं और मदद करने का निर्णय लेते हैं। हम सभी अपनी तरफ से पैसे देकर उनकी मदद करेंगे। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो घर बना सकते हैं। हम सभी को एक साथ मिलकर उनकी मदद करनी ही चाहिए।
जैसे कि उन्होंने बातचीत की, वे सभी पैसे दान करते हैं और फिर से घर खड़े करने में उनकी मदद करते हैं। जैसा उन्होंने तय किया था, कुछ ही समय में घर बनकर तैयार हो जाते हैं और दोनों गांव को एक रास्ते से जोड़ दिया जाता है। उस गांव के सभी लोग सीता अक्का का आभार मानते हैं। किस तरह हार न मानते हुए सीता अक्का ने उन सभी की मदद की। उन्होंने उनके लिए खाने का इंतजाम किया और फिर से रहने के लिए छत जुटाई। सीता अक्का को सब कुछ ठीक से हुआ देख बहुत खुशी महसूस होती है और खुद से प्रत्येक मानव को दूसरे मानव की मदद करनी चाहिए और सभी को एक साथ खुश रहना चाहिए। सबने हाथ मिलाया तो हर काम आसान हो गया। संगठन में शक्ति है। अब फिर से उस गांव के लोगों का जीवन सामान्य हो गया है। तो माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अपना बछड़ा पाकर गाय बहुत संतुष्ट थी। उस छोटे से बछड़े को देखकर हर कोई बहुत खुशी महसूस कर रहा था। एक दिन अपने बछड़े को निहारते हुए, मेरा बछड़ा कितना प्यारा है, मेरी आंखें बार बार उस पर जाकर ठहर जाती हैं। मेरा बछड़ा सबसे सुंदर है। ये सोचकर गाय ने बड़ा गर्व महसूस किया। कुछ समय बीत गया। जोशी गाय की और बछड़े की बड़े अच्छे से देखभाल कर रहा था और यही कारण था कि अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद गाय सारा दूध जोशी को दे देती थी, जिससे जोशी की आय काफी अच्छी हो गई थी। एक दिन जोशी ने गाय का दूध दुहा और फिर कहने लगा, तुम जब से आई हो मेरी बहुत अच्छी कमाई हो रही है। तुम्हारे दूध से जो मैंने कमाया है उतना तो इस साल की फसल से भी नहीं कमा सका। मैं तुम्हारा कर्ज कभी नहीं उतार सकूंगा। तब गाय कहने लगी, मालिक, आपने मेरी और मेरे बछड़े की जान बचाई। मैं कितना भी करूं कम ही होगा। आप मुझे और मेरे बच्चे को अच्छा खाना खिलाते हैं, हमारी देखभाल करते हैं। मैं तो सिर्फ दूध ही दे रही हूँ, इसके अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। जोशी के दिल में ये बात सुनकर गाय के प्रति प्रेम और भी बढ़ गया। समय बीतता गया। हर दिन वो गाय और उसके बछड़े को खेत ले जाता। दिन के समय गाय जोशी की खेत में मदद करती और फिर वो उसे घास चरने के लिए छोड़ देता। इसी तरह कुछ और समय बीतने पर जोशी ने लक्ष्मी नाम की एक लड़की से विवाह कर लिया तो गाय बड़ी खुश हुई। मैं बहुत खुश हूँ कि मालिक की अब शादी हो गई है। मालिक भी एक जीवन साथी पाकर बहुत प्रसन्न है। फिर जोशी अपनी पत्नी लक्ष्मी को गाय के पास लेकर आता है। लक्ष्मी, मैं इस गाय से बहुत प्रेम करता हूँ। मैंने इसे कभी सिर्फ एक दुधारू जानवर के रूप में नहीं देखा। ये मेरे परिवार का हिस्सा है, क्योंकि ये गाय हर काम में मेरी मदद करती है और मेरे लिए काम का बोझ कम कर दिया है। मैं इसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखता हूँ। तुम्हें भी आज से इसकी देखभाल अपने बच्चे की तरह करनी है। जब गाय ने ये बात सुनी तो जोशी के दिल में अपने लिए प्यार को देखकर वो बहुत खुश हुई। मैं शब्दों में नहीं बता सकती कि आपके इस तरह मुझ पर प्यार बरसाने से मैं कितनी प्रसन्न हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिन बीत गए। जोशी और लक्ष्मी एक साथ काम पर जाते और गाय और उसके बछड़े की देखभाल भी करते। उस दिन के बाद से लक्ष्मी गाय का दूध दूहने लगी थी। समय के साथ साथ अब बछड़ा भी बड़ा हो गया था। लक्ष्मी बछड़े के दूध पीने से पहले ही सारा दूध दूह लेती थी, इसलिए बछड़े के पीने के लिए पर्याप्त दूध नहीं बच रहा था। एक दिन बछड़ा जब दूध पीने आया तो अपनी माँ से बोला, माँ, कुछ समय से तुम्हारे पास मेरे लिए दूध होता ही नहीं है। मालकिन सारा दूध ले लेती है क्या? एक बार मालिक से कहलवाओ ना उनसे कि मेरे लिए दूध छोड़े। उसका ऐसे कहने पर अगर मैं ये बात मालिक से कहती हूँ तो वो मालकिन पर नाराज होंगे कि वह ऐसा क्यों कर रही है। दोनों के बीच में किसी भी तरह का मनमुटाव हो या अच्छा नहीं होगा। ऐसे भी अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए दूध कम पियो और घास ज्यादा खाया करो। कुछ दिन बीत गए। एक दिन लक्ष्मी जोशी के पास जाकर कहने लगी, घर ही घर में पैसा रखना तो किसी काम का नहीं। पैसा लेकर जाओ और कुछ सोने के गहने ही खरीद लाओ, वो हमेशा काम आएंगे। पैसे का क्या है, वो तो खर्च हो जाता है। उसकी सलाह सुनकर जोशी ने कहा,
ठीक है, मैं गाय और बछड़े को खेत के पास चरने के लिए छोड़कर फिर कस्बे चला जाऊंगा और गहने खरीद लाऊंगा। अगले दिन वो गाय और बछड़े को खेत ले गया। उसने उन दोनों को वहां छोड़ा और फिर गाय से कहा, मैं कस्बे जा रहा हूँ गहने खरीदने, तुम यहाँ चलो आराम से। जब मैं वापस लौटूंगा तो हम साथ घर चले जाएंगे। मैं जल्द ही लौट आऊंगा। वहां से वो कस्बे के लिए निकल गया। उस शाम अंधेरा बढ़ने लगा, लेकिन जोशी खेत के पास आया ही नहीं। मालिक अभी तक नहीं आए। उन्होंने तो जल्दी आएंगे ऐसा कहा था, लेकिन अभी तक आए ही नहीं। ये सोचते हुए गाय वहां प्रतीक्षा कर रही थी। जोशी को गहने खरीदने में देर हो गई। काफी समय बाद वो लौटा। गाय ने उसे बहुत दूर से आते देख लिया। मालिक आ रहे हैं, अब हम घर जा सकेंगे। वो जोशी को आते देखकर सोचने लगी। इसी बीच दो लुटेरों ने जोशी को घेर लिया और उसे गहने छीनने की सोची। जोशी उन दोनों को देखकर बहुत डर गया। सीधे सीधे हाथ में रखा सोने के गहनों का थैला हमें दे दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। उन्होंने डराया तो जोशी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों लुटेरों ने उसे पकड़ लिया। तुरंत जोशी चिल्ला पड़ा, कोई आओ, बचाओ मुझे, ये चोर, ये चोर। जैसे ही गाय ने पुकार सुनी, वो उस तरफ भागी। वहां का नजारा देखकर उसने तुरंत अपने सींगों से उन चोरों को उठाकर फेंक दिया। चोर डर के मारे वहां से भाग गए। जोशी ने चैन की सांस ली। अगर आज तुम नहीं होती तो मैं यहाँ से जिंदा वापस न जा पाता। कर्जदार हूँ तुम्हारा। अब क्यों ना घर की ओर चले, पहले ही देर हो गई है। वे सब घर की ओर निकल पड़े। गाय ने जोशी की जान बचा ली थी।